नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक चैप्टर क्लोज हो गया है, एक साइकिल पूरा हो गया है। इजराइल ने कुछ अपने प्रोजेक्टाइल्स ईरान के ऊपर गिराए। ईरान का कहना है कि फुस फटाका निकला। पूरे दिन ईरान के अखबारों में, सोशल मीडिया पे इजराइल का मजाक उड़ाया कि ये फुस फटाके निकले, इनकी मिसाइल हवा में गिरा ली गई और आसानी से उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके पीछे रशियन सिस्टम है जो ईरान को मिला हुआ है, जो बड़ी अच्छी तरह से हवा में ही पकड़ लेता है दुनिया में किसी की भी मिसाइल। या कहें कि जो मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि आयरन डोम का बाप है ईरान के पास, आयरन डोम तो रोज़ फेल हो रहा है, हर तरह फेल हो रहा है। यहाँ तक कि हमास के लड़ाकों के सामने फेल हुआ, हिजबुल्लाह के सामने फेल हुआ, ईरान के सामने फेल हुआ। लेकिन ईरान का सिस्टम जो है वो इनके समझ से बाहर है और उसने गिरा लिया। दूसरी तरफ इजराइल के अखबारों में छपा है कि वहाँ पे इनके कुछ सेंसिटिव बेस थे जहाँ पर उनके हथियार बनते थे, उन सब जगहों को तबाह कर दिया है। यानी दोनों लोग अपने अपने लोगों को संतोष दिला रहे हैं कि बॉस हम जीत रहे हैं, चिंता मत करो। उधर नेतन्याहू भी संतोष दिला रहा है कि हम जीत रहे हैं, चिंता मत करो। कुल मिला के दोनों का एक ही मकसद है कि भैया एक दूसरे से लड़ना ना पड़े, ज़बरदस्ती लड़ना पड़ रहा है। तो अब इस पूरे एपिसोड के बाद में देखिए, जिस दिन पहली बार ये तनाव शुरू हुआ उस दिन मैंने आपको कहा, उसके बाद बहुत सारे मौक़ों पर कहा और आपको बताया कि किस तरह से ये चीज़ें, ईरान का जो रुख है, रवैया है, वो मुझे बहुत इजराइल को लेकर एग्रेसिव नहीं लगता है। वो फॉर्मेलिटी कर रहा है। चूँकि भर्ती हुए हैं पुलिस में तो अपराधी क्या रेड डालनी पड़ेगी, रेड डालनी पड़ेगी तो पहले फ़ोन कर दो, कुंडी खटका दो और वो बाद में बरामद ना हो। इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, बड़ा फ्रेंडली टाइप का सब कुछ हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कल के हमले से पहले पूरी की पूरी जानकारी ईरान के पास थी, उसको बताया गया था कहाँ कहाँ हमला करेंगे और एक फ्रेंडली तरीके का ये एक ड्रामा सा होके ख़त्म हो गया। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि अच्छा ही हुआ अगर इस तरह का ड्रामा हुआ। अभी इस पर और बहुत सारी जानकारियां हम लोग लाएंगे थोड़ा, लेकिन ये विश्लेषण वाली चर्चा भी ज़रूरी है। अच्छा इसलिए हुआ, क्या फ़ायदा अगर वो बड़ा हमला करता, 100-200 लोग मारे जाते, 50 लोग मारे जाते, या फिर ईरान जवाबी हमला करे फिर वहाँ लोग मारे जाएं, तो लोगों का मारा जाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम आज जिस युद्ध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई ढाल तलवार लेके तो आदमी लड़ता नहीं है। आदमी घर में बैठा हुआ है, कुछ खाना खा रहा है, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ खेल रहा है, टीवी देख रहा है और ऊपर से एक रॉकेट गिरता है, आदमी मर जाता है। उस आदमी के हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसे कॉकरोच कहीं बैठे होते हैं और आप स्प्रे डाल देते हो, मर जाते हैं। आदमी को तो कॉकरोच बना दिया तुमने। तरह तरह के पावरफुल हथियार अपना लिए। अभी कल ईरान पे जब मिसाइल छोड़ी इजराइल ने, तो नेतन्याहू अपने सारे चेले चपाटू के साथ में भाग के जो है वो बंकर में घुस गया था। और इसलिए घुस गया था कि अब हमने छोड़ा तो उधर से कुछ आएगा तो जान बच जाए। तो आप सोचो कि मतलब उन्होंने तो अपने लिए इंतज़ाम कर रखे हैं, बंकर बना रखे हैं उस जनता के टैक्स के पैसे से, जिस जनता को वो जो जनता इस सब में मर रही है। इन्होंने बना रखे बंकर मोटे मोटे, जहाँ पे अगर बाहर बम भी गिर जाए, 4-6 महीने भी अंदर रहना पड़े, खाने पीने राशन पूरा इंतज़ाम रहता है उनका, सोने पे का सारा पूरा मनोरंजन, बिजली सब, तो वो तो उसके बावजूद सेफ हैं। तो ईरान के ऊपर वो हमला करके, तो कुल मिला के इन सारे चीज़ों के बीच में अगर शांति से निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन इस शांति से निपटने के पीछे कई बड़े सारे ऐसे मामले हैं जिनके बाद अब नए सिरे से जो वेस्ट एशिया है उसके लोगों को, या फिर अमेरिकी पर्सपेक्टिव से देखें तो मिडिल ईस्ट के लोगों को, नए सिरे से अपनी रणनीति को सोचना पड़ेगा। क्या ईरान के भरोसे लड़ाई लड़ी जा सकती है? और एक चीज़ आपको फिर से विचार करनी पड़ेगी, जो बार बार कहा जाता है कि हमास के पीछे ईरान है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है, तो क्या सचमुच ऐसा है? क्योंकि अगर ईरान सचमुच इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता तो पहुंचा चुका होता। वो इन लोगों को मरने के लिए आगे कर रहा है, ये लोग लड़ रहे हैं, इनके लोग मारे जा रहे हैं। अब हालत ये है, जो सबसे घटिया और गिरी हुई स्थिति है, इतनी बुरी हालत, इतना ज़्यादा पतित कोई दुनिया में नहीं होता, इतना निकृष्ट कोई नहीं होता कि तुमसे ईरान का तो कुछ बिगड़ा नहीं।
जिसने 181 मिसाइल तुम्हारे ऊपर गिराई थी। तुमने क्या किया? आपको जानकर आश्चर्य होगा, इजराइल ने इतनी घटिया हरकत की है जिसको लेकर अब तक पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इससे ज़्यादा नीच हरकत कोई देश नहीं कर सकता है। वहाँ पर उसने इस गहरे संकट के बीच में एक अस्पताल पे कब्जा कर लिया। सबसे अंधेरा क्षण संयुक्त राष्ट्र ने कहा, द मोस्ट डार्क मोमेंट। क्या किया कि 24 घंटों में 2 बार कमाल अदवान अस्पताल परिसर में सेनाओं ने प्रवेश किया। टैंक लेकर, गोला बारूद लेकर हथियारबंद सैनिक अस्पताल में घुस गए और कई जगह पे अस्पताल में फायरिंग की। और यहाँ तक कि इस अस्पताल में पहले ही आप देख ही रहे हो जिस तरह का युद्ध चल रहा है, ना दवाएं हैं ना दूसरी सप्लाई है, उसके बावजूद वहाँ पर जो घायल लगातार आ रहे हैं, क्योंकि कहीं यहाँ बम गिरा रहे हैं, वहाँ बम गिरा रहे हैं। और उस अस्पताल में पहुँच के इन्होंने ये किया कि पूरे अस्पताल पे कब्जा कर लिया और जितने पुरुष कर्मचारी थे उस अस्पताल के, उन सबको अपनी कस्टडी में ले लिया। और महिलाएं जितनी थी कर्मचारी, उनको सबको एक कमरे में बंद कर दिया। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। ये हरकत की गई है। इसमें जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं वो उन्होंने बताया कि इजरायली टैंक और बुलडोजर अस्पताल परिसर में घुस गए और गोलीबारी शुरू कर दी। जहां मतलब ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, इसको जितना ज़्यादा समझा जाए, WHO के चेयरमैन जो टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस हैं, जिनको कि हमारे मोदी जी ने जिनका नाम तुलसी भाई रख दिया था, इतना कठिन नाम कौन रहे, उन्होंने भी जो है वो कहा कि हमारा अस्पताल के स्टाफ से संपर्क टूट गया। बहुत अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। तो आप सोचिए कि एक तरफ जो है वो आप ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो, डरते इतना हो कि आप बंकर में घुस जा रहे हो, और दूसरी तरफ अपनी सेना आप अस्पताल में जहां घायलों का इलाज हो रहा है वहां घुसा दे रहे हो। अब बेचारा डॉक्टर क्या कर सकता है, वहां पे वो नर्स क्या कर सकती है, मेडिकल स्टाफ क्या कर सकता है, कंपाउंडर साहब क्या कर सकते हैं, और वहां तुमने जाके उनको बंद कर दिया और अपने हिरासत में ले लिया। ईरान तो इजराइल के साथ में कंफर्टेबल है, ये तो पक्का हो गया, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। कल दिन में मुझे अचानक इंडिया टुडे, अचानक क्या हुआ, मैं उधर गया हुआ था बिटिया के यूनिवर्सिटी, तो लौटते समय मुझे लगा कि पुराने दफ्तर होके जाते हैं। तो इंडिया टुडे के दफ्तर जब से नौकरी छोड़ी थी पहली बार गया, बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद में वहाँ काफ़ी समय लग गया। तो लौट के आया, काफ़ी थक गया था, और बहुत सारी फिजियोथेरेपी है, जिमिंग है, तो बहुत शारीरिक रूप से थोड़ा सा थकान हो गई थी। मैं सो गया। रात को 11 बजे ध्यान आया मुझे कि बॉस वीडियो तो बनाए नहीं मैंने। तैयारी की, रिसर्च किया, थोड़ा काम सुबह कर चुका था। सुबह 5-6 घंटे पढ़ने में लगाने पड़ते हैं, तभी एक वीडियो तैयार होता है। तो फिर रात को जो है वो मैंने वीडियो बनाया, और 2 बजे आपको जो वीडियो दिया कि ईरान और इजराइल के बीच में आपसी समझौता हो चुका है। और ये वीडियो मैंने शेड्यूल कर दिया सुबह 6:30 बजे के लिए, और करीब 5 बजे के आसपास ईरान के ऊपर इजराइल ने मिसाइल पटकी हैं। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा बॉस कि मैंने कल वीडियो बनाया था और ये हमला हो गया है, तो अब क्या करें? क्या वीडियो मेरा इसके बीच में प्रासंगिक रहा या आउटडेटेड हो गया है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया है। लेकिन वो वीडियो जो इस हमले से कुछ घंटे पहले बना था, उसमें एकदम सटीक तरीके से हमने ये चर्चा की थी, हम सब ने चर्चा की उसमें कि किस तरह से ईरान के ऊपर इजराइल का बहुत प्यारा सा एक फॉर्मेलिटी वाला हमला होगा, और वो हमने सामने देख लिया। तो लेकिन ये जो फॉर्मेलिटी वाला हमला हुआ ये हम सब जान गए हैं, मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि ईरान इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति नहीं है, ये सब एक तरह से कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे सिचुएशन में अब आगे क्या, ये सोचना पड़ेगा उन मिडिल ईस्ट के लोगों को जो हूती विद्रोही हैं, हमास के लोग हैं, या फिर आपका हिजबुल्लाह के लोग हैं, कि क्या हम, या सीरिया में जो लोग हैं, इराक में जो कुर्द लड़ाके हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो है इस भरोसे बैठे रहें कि ईरान आएगा हमारा साथ देगा। क्या हम लड़के जीत सकते हैं इजराइल से जो हालत है? तो इन सबको जीत के ही, देख के ही उनको रणनीति बनानी पड़ेगी कि कोई आदमी आपको चढ़ाता रहे और आप जाके चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम करें, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं।
आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं और लगातार आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपके अस्पतालों पे बम गिराए जा रहे हैं, आपके तो किसी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है, आपके यतीमों को नहीं छोड़ा जा रहा है, आपके शरणार्थी शिविरों को नहीं छोड़ा जा रहा है, गरीबों, औरतों, बच्चों, घायलों, अस्पतालों, किसी को तो नहीं छोड़ रहा है वो। और सबके बावजूद वहाँ एक फ्रेंडली फाइट हो रही है। मैं फॉर्मेलिटी कर दूंगा, तुम फॉर्मेलिटी कर देना। तो क्या इनके भरोसे लड़ा जाएगा? अब ऐसे में मैंने एक वीडियो में और भी जिक्र किया था, एक चीज़ समझ में आती है कि उस इलाके में गांधी की ज़रूरत है। अगर आज गांधी होता, लोग कहते हैं ना भगत सिंह बनना चाहिए। अब ये एक तरह से देखा जाए तो हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, हमास क्या कर रहा है, जो अपने देश के लिए लोग भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, यानी कि युद्ध के ज़रिए, शक्ति के ज़रिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन के ये जीतना चाह रहे हैं। शक्ति सामने बड़ी है। लेकिन आज अगर कोई गांधी वहाँ पे हो तो इस पूरे के पूरे आंदोलन को, जब वो सशस्त्र संघर्ष से एक ऐसे संघर्ष पे ले जाएगा जिसको कुचलना मुश्किल हो। अगर यहीं पे कुछ लोग अनशन कर रहे हो, सोचिए गाज़ा में 1000 लोग अनशन करें, 1 लाख लोग अनशन करें, तो उनके ऊपर बम नहीं बरसा सकता ना। तो यहाँ पे लगता है कि कभी कभी कि गांधी ने एक ऐसा पूरी दुनिया को मंत्र दिया कि आप कैसे बगैर लड़ाई जीत सकते हो। कुछ लोग गांधी का मतलब ये समझते हैं कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि गांधी का महत्व क्या है। अगर वेस्ट एशिया में कोई गांधी होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन अब भी ये रणनीति देखने का समय है कि भैया ईरान जो है वो वाकई, क्योंकि अब जो हम लोग कहते हैं या दुनिया में जो वेस्टर्न फोर्सेस कहती हैं कि ईरान जो है वो इनको पीछे से हथियार देता है, ईरान ये देता है वो देता है, हिजबुल्लाह को रॉकेट दिए, मिसाइल दिए हैं, 1.5 लाख मिसाइल हिजबुल्लाह के पास ईरान ने दिए। तो अगर ईरान इतना शुभचिंतक है तो फिर ऐसी नरमी क्यों बरत रहा है? और नरमी बरतने में भी एक चीज़ बड़ी एविडेंट है, साफ है, दुनिया जान रही है कि ये नरमी भी बरती गई है तो दोनों लोगों की अमेरिका के प्रति जो है जो श्रद्धा है उसका ये नतीजा है। अमेरिका जैसा चाहता था उस तरह का इन्होंने टोकन अटैक करके काम खत्म कर दिया। अमेरिका ने कहा कि उनके तेल के ठिकानों पे मत करना, ये मिलिट्री वाले उस पर नहीं करना, तो ये हो गया। लेकिन जो लोग जेन्युइनली लड़ रहे हैं वो लोग जो है वो ठगासा अनुभव कर रहे हैं। अब उनके पास क्या रास्ता है कि जाओ, लड़ो और शहीद हो जाओ। और इसीलिए आप देखिए एक तरफ वो कायराना हरकत कर रहा है, अस्पतालों पे कब्जा कर रहा है, इधर इजराइल में गरीब लोगों पे उसने, मजबूर लोगों पे उसने मिसाइलें गिराई हैं क्योंकि ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह नाक में दम किए हुए है, इजराइल को हिला के रखा हुआ उसने बगैर ईरान के। उसके अटैक अब बड़े और ज़्यादा मारक और अचूक होते जा रहे हैं। उसने क्या किया, एक मिनी मार्केट है उसमें 9 लोग चपेट में आ गए इसके हमले की, इसमें से 2 लोग मारे गए हैं। और ये रॉकेट सीधे शोमेरा करके एक बॉर्डर कम्युनिटी है वहाँ पर जाके गिरे हैं। इसके अलावा इजराइल में करीब 80 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं इजरायली टेरिटरी में अभी डाले हैं 2 घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करीब 3 बजे के आसपास। उधर ये क्या कर रहा है, इसने स्कूल पे भी बम गिराए हैं उस दिन। अच्छा, हमारे यहाँ के मीडिया का हाल देखिए। हुआ ये कि जब ये बम गिर रहे हैं या ईरान के ऊपर ये मिसाइल छोड़ रहा है, उसकी मिसाइल हवा में फ्यूज हो गई, कुछ तो बिगाड़ नहीं पाया ईरान का। तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको भारत से ज़्यादा इस वक्त इजराइल से प्यार है। इजराइल के समझिए कि उनको अगर इजराइल की नागरिकता मिल जाए तो उसमें चले जाएं, वो बहुत प्यार है उनका इजराइल से। तो ऐसे लोग मीडिया में भी बैठे हुए हैं और वो लोग जो है इस खुशी के मारे पागल हो जाते हैं जब उनको, अब वो देख रहे हैं कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, तो ऐसे करके खबर निकाल ली। खबर ये निकाल ली कि साहब इजराइल में जब एक तरफ मिसाइल से हमला था, दूसरी तरफ उसके अंदर से विद्रोह शुरू हो गया था। क्या विद्रोह शुरू हो गया था? उसने बताया कि गोलीबारी में 10 सैनिक मारे गए ईरान के। अब ईरान के 10 सैनिक अगर गोलीबारी में मारे जाएं तो आप तो चौंकेंगे। और ये चौंकने वाला फैक्टर जो है, इससे ये बताने की कोशिश की, हेडलाइंस लगा के मीडिया ने, पूरी खबर नहीं बता रहा है कि ये जो मारे गए हैं इसमें कोई पराक्रम इजराइल का नहीं है।
तो कैसे मरे, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक सिस्तान बलूचिस्तान है। आप सिस्तान बलूचिस्तान क्या है समझिए। ईरान का पूर्वी हिस्सा और ईरान का जो पूर्वी इलाका है, ऐसे समझिए कबीलाई इलाका है, बहुत विकसित नहीं है, वो उसका बॉर्डर मिलता है बलूचिस्तान के साथ में। तो सिस्तान और बलूचिस्तान दोनों में मिला के रहते हैं बलूच लोग। बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा है और ईरान का पूर्वी हिस्सा है सिस्तान। ये दोनों इलाके जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं और ये लोग लगातार अपने बलूच देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप पूरे वेस्ट एशिया में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की टापू बना दिए गए हैं कि लोग आपस में लड़ मरे। यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान में कर दिया है, उधर सिस्तान कर दिया है, उधर कुर्द 3 देशों में, ईरान में भी उनका है, इधर टर्की में भी है उनका और सीरिया में भी है, और वो भी अपने एक देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो बलूच लोग हैं, अच्छा ये सिस्तान जो है एक तरफ से इसका बॉर्डर अफगानिस्तान से भी मिलता है। तो वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट आंदोलन चल रहा है जो कह रहा है कि हमको बलूचिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए। उसके अंदर पाकिस्तान के बलूच लोग भी हैं और ये भी हैं, तो सिस्तान वाले। तो वो जो उग्रवादी है, आतंकवादी हैं वहाँ के, या कहें कि वहाँ के मिलिशिया हैं जो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की, या इस पाकिस्तान वाले हिस्से में जो पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें क्या हुआ कि एक फराजा फोर्स है ईरान की, उस पर इन लोगों ने हमला कर दिया अचानक, उसमें 10 लोग मारे गए हैं। अब इसको जो है वो इस तरह से पेश किया मीडिया ने कि एक तरफ एयर स्ट्राइक हो रही थी और दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत शुरू हो गई, उसके अंदर हमले शुरू हो गए। लेकिन निचोड़ जो है कुल मिला के वो ये है कि इस वक्त नए सिरे से एक चीज़ सामने आई है, ईरान हो गया एक्सपोज। अभी तक लोग कहते थे कि ईरान ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये पक्का हो गया है कि ईरान जो है वो एक्सपोज हो गया। इजराइल भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि इजराइल ईरान को लेकर पंगे नहीं ले रहा है और गाज़ा के गरीबों को मार रहा है। उसका मकसद ये है कि गाज़ा को इतना टेरराइज करो, गाज़ा के लोगों को इतना डरा के रखो, इतना वो घबरा जाएं कि वो फिर कभी आवाज़ उठाने की ना सोचें, इजराइल के नाम से उनको बुरे बुरे सपने आए, ताकि मैं उस पर कब्ज़ा कर सकूं। इधर ये जो मामला है लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जो इजराइल से लड़ता है, वहाँ पर भी ये हमले करके यही पोजीशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग डर के मारे एक तरह से समर्पण कर दें। लेकिन वहाँ पे हिजबुल्लाह है, यहाँ हमास है। अब 2 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा दबाने पे क्या होता है कि जितना आप दबाओगे उतना वापस जो है वो प्रतिक्रिया आती है, स्प्रिंग आपको वापस फेंकती है। अगर आप ज़्यादा दबाओगे तो ये जो वहाँ के लोग हैं गाज़ा के, वो हमास के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। उनके मन में ये आएगा कि ये हमास हमारे लिए लड़ रहा है, यही हमारा शुभचिंतक है। यानी हमास की लड़ाई अगले 50 साल 100 साल के लिए और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि गाज़ा का बच्चा बच्चा हमास के साथ खड़ा होगा। सेम सिचुएशन हिजबुल्लाह के साथ में है। आज हिजबुल्लाह के साथ वहाँ के लोग खड़े हुए हैं। इजराइल रेड करता है, बोलता है घर घर में हथियार निकले हैं। उसकी वजह है क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक विदेशी हमलावर को अपने देश से खदेड़ने का काम किया था, लेबनान से इजराइल को निकालने का काम किया था। हिजबुल्लाह ने आईसिस से लेबनान की रक्षा की है। तो ऐसे हिजबुल्लाह पे वहाँ के लोग जान छिड़कते हैं। अब ये जितना दमन करेंगे लोग और हिजबुल्लाह से जुड़ते जाएंगे। आपने ये नहीं सुना होगा कि हिजबुल्लाह वहाँ पर जो लेबनान का वो हिस्सा है, वहाँ के लोग विदेश जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इन्होंने जब चूँकि वार्निंग दी तो कई लोगों ने ऊपर के हिस्से में लेबनान के ज़रूर बेरूत की तरफ ट्रेवल किया और पलायन किया। लेकिन ये जो है एक मजबूती इनको मिलती जा रही है। और अब इन फोर्सेस को ये समझने का वक्त आ गया है कि भाई साहब अब हम अकेले की दम पे कैसे लड़ें। ईरान हमारा साथ, देखिए आज ईरान ने तो ऐसा किया है, कल के दिन वो ये भी कर सकता है, हिजबुल्लाह को धोखा दे सकता है, कुछ कर सकता है। याद कीजिए जो हिजबुल्लाह के पेजर फटे थे और हिजबुल्लाह के जो वॉकी टॉकी फटे थे, वो सप्लाई करने वाली कंपनी कहाँ की थी? वो सप्लाई करने वाली कंपनी ईरान की थी।
इन्होंने ईरान की कंपनी को ऑर्डर दिए, ईरान की कंपनी ने ताइवान की कंपनी को ऑर्डर दिए, और उस ताइवान की कंपनी के वॉकी टॉकी फटने शुरू हो गए। ये पूरी की पूरी एक तस्वीर हमको दिखाई दे रही है कि ईरान का जो रोल है उसमें सोचने वाला रोल है, कि उसमें सोचने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी है सिस्तान को लेकर, जैसे अभी अचानक बातचीत चली तो दिमाग से स्लिप कर गया कि सिस्तान इलाके के लोग इसलिए फाइट करते हैं क्योंकि सिस्तान में रहते हैं सुन्नी, ईरान में है शिया। तो एक ये भी फैक्टर है वहाँ शिया सुन्नी के बीच में जो टकराव लगातार चलता रहता है, परंपरागत टकराव है। तो निचोड़ ये है कि अब जो मैं लगातार कह रहा था, जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, उसमें मोहर लग गई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और ईरान ने ये अपना ये जो कैरेक्टर है ये सामने लाकर रख दिया है। अब पूरा का पूरा जो अरब विश्व है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनके अगर आप पूरे के पूरे एक परिदृश्य को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी वहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सब लोग पश्चिम से लड़ने, पश्चिम के विरोध की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो सब लोग कहीं ना कहीं पश्चिम के साथ अलाइंड हैं। ईरान पश्चिम के साथ हम देख रहे हैं अलाइंड है। ईरान बाकायदा बाइडन की जो पहल थी उसी लाइन पे काम हुआ, इजराइल ने भी उसी लाइन पे काम किया। सऊदी अरब के बारे में सब जानते हैं, साथ देने को तैयार नहीं है। मिस्र का हाल यह है, इजिप्ट का, कि जब ये दबाव बढ़ा और गाज़ा में लोग इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से मारे जाने लगे। ये गज़ा और गाज़ा का बड़ा चक्कर है। जब गाज़ा बोलता हूँ तो लोग लिखते हैं गज़ा बोलिए, जब गज़ा दिखता हूँ तो लोग बोलते हैं गाज़ा बोलिए। तो मैं जो भी बोल दूँ सही मान लीजिए। तो बहुत सारे इजिप्ट ने जो है, जब ये लोग मर रहे थे और इनको तो अपने सीमा में नहीं घुसने दिया, वहाँ पर उसके शहरों में नहीं घुसने वाले थे। उसको सिर्फ ये करना था अपनी सीमा में जो करीब करीब रेगिस्तानी इलाका है उस इलाके में इनके शरणार्थी कैंप लगा देने थे। कम से कम जान बच जाती है। ये लोग गाजा से जाना चाहते थे और तैयार भी था इजराइल। उसको ये लग रहा था कि इन लोगों को मैं भगा दूंगा तो मुझे ज़मीन पर कब्जा करने में आसानी होगी। लेकिन एक समस्या होती, एक मामला उठता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता, उनकी वापसी की बात होती, कुछ ना कुछ तो होता ना, जान तो बच जाती। लेकिन उसने भी साथ नहीं दिया। तो हर कॉर्नर में आप देखें बहुत सारे देश अलग अलग तरीके से अब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और देश नहीं देखते हैं स्वार्थ में, बार बार एक बात बोल रहा हूँ, इसमें देश के नागरिकों की कोई भूमिका होती ही नहीं है। अब धीरे धीरे चाहे वो लोकतंत्र हो या कुछ भी हो कथित रूप से, उसमें नागरिकों की भूमिका कम होती जा रही है। सत्ताधारी जो पार्टी है या सत्ता में बैठे हुए जो फोर्सेस हैं, जो शक्ति है, वो एक वर्ग भी हो सकता है, एक पार्टी भी हो सकती है। आमतौर पे वो वर्ग होता है। जैसे भारत में अब सरकार किसी की भी आए, काम सबके होते हैं। मोदी जी जो है वो आएंगे सरकार में तो रॉबर्ट वाड्रा जेल तो नहीं गया ना, भले ही उन्होंने उसको पॉलिटिकल इशू बनाया हो। जो आदमी ज़्यादा वो करता है उसकी बात अलग है। तो ये सब लोग जो है वो अपना शासक वर्ग जो है ये अपना हित देखता है। ईरान ये देख रहा है कि यार मेरा भाई सीधी सी शर्त है, मेरे तेल के ठिकानों पे जहाँ से मैं धंधा करता हूँ वहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे परमाणु ठिकानों पे नहीं होना चाहिए, और मेरे सीनियर अफसर्स को नहीं मारो, बाकी तुम्हें जो करना है कर लो। ये तो खुलासा हो गया कल ही। तो ये जो पूरे के पूरे जो देश हैं ये सब लोग अरब, अगर ये मान के चलें देश कि कोई बहुत कमाल करने वाले हैं, तो इसकी उम्मीद अब दिखाई नहीं दे रही है। यूएई का हाल भी आप देख लो। यूएई तो पूरी दुनिया के काले धन के इन्वेस्टमेंट का अड्डा बना हुआ है। यूएई टैक्स बचाने का भी अड्डा बना हुआ है। आपको पता है ना कि अगर आपने एक कंपनी अमेरिका में रजिस्टर कराई LLP, और उस कंपनी से आप दुबई से कारोबार करिए, दुबई से बिल फाड़िए। बहुत सारे कारोबारों में दुबई में 100% तक टैक्स में छूट है। कंपनी अमेरिकन है और अमेरिका का रूल यह है कि अगर उनकी कंपनी उनकी धरती पर कारोबार नहीं कर रही है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लोग पूरा का पूरा टैक्स बचा ले रहे हैं। तो ये सब पूरे दुबई की जो रियल एस्टेट में लोगों का इन्वेस्टमेंट है, उसी CRP की रिपोर्ट आई थी। सारे बड़े लोगों ने, सारे के सारे उद्योगपतियों ने, सारे के सारे पाकिस्तान के
जितने अमीर लोग हैं उन सब ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सारा काला धन वहीं लगा हुआ है। तो ये जो देश हैं ये सारे के सारे धीरे धीरे करके अब इनकी कोई उम्मीद करे कि ये किसी के सगे हैं, तो ये उम्मीद जो है थोड़ी ज़्यादा उम्मीद होगी मेरे ख्याल से। तो दुनिया भर के जो लोग जो मुसलमान समझते हैं कि अब जो है वो एक अन्याय का राज हो ख़त्म होगा वगैरह वगैरह, ये मुझे कम दिखाई देता। अगर ये सब लोग, मैं मानता हूँ कि इन्होंने पहले लड़े, मैं मानता हूँ कि कभी लड़के ये हारे भी हैं, लेकिन फिर भी अगर उस इंटेंसिटी के साथ लगातार सक्रिय रहते तो ये पूरा का पूरा जो फ़िलिस्तीन कब्ज़ा कर लिया इजराइल ने, ये स्थिति नहीं होती। और ये एक पैटर्न है, पहले इजराइल के ऊपर एक हल्का फुल्का दिखावे का हमला होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, पत्थर फेंकते हैं या कुछ और होता है, और उसके बाद में इस बार थोड़ा हमला बड़ा हो गया, उसके बाद में इजराइल टूट पड़ता है और बहुत सारी फ़िलिस्तीन की ज़मीन कब्जा लेता है। वो अपनी प्रोमिस्ड लैंड की स्टेटस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और जो भी है, ये कम से कम एक बड़ा धक्का है उन लोगों के लिए जो ये मानते थे कि ईरान साथ देगा, ईरान हमारे लिए खड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ हमारा काम आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।